हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। तो क्यों फोर्स तो हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो आज हम क्यों पढ़ने वाले हैं? सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स और नेचर एंड नेचुरल phenomena, there is one critical thing that plays a very crucial role, and that is force. Now all we have to learn about forces in our junior classes. Before we talk about types of force, let's do a quick recap of force. तो क्या होता है फोर्स? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, फोर्स बेसिकली क्या है? हर रिटन अ प्योर परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखिए कैसे परफेक्ट है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले देखिए यहाँ एक नया वर्ड आया, फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या मीनिंग होता है फिजिकल क्वांटिटी का? ठीक है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स को हम मेजर करते हैं, फोर्स की क्या यूनिट होती है बेटा? न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो वो क्योंकि फोर्स को मेजर कर सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, लगाया जा रहा है, इसीलिए बोला है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। अगेन मूव ऑन टू द डेफिनेशन। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, पुश और पुल। देखिए अब आप फोर्स लगाने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि किसी चीज को हम पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। कई बार हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को पुल भी कर रहे होते हैं, खींच भी रहे होते हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या अप्लाई कर रहे हैं? हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। और वो फोर्स लगाने की वजह से हो क्या रहा है? वो ऑब्जेक्ट के अंदर हो क्या रहा है? बेसिकली वो अगर पहले वो रेस्ट में था, ठीक है, जैसे अगर आपको समझाने के लिए मैं अभी रखती हूँ, ये पेन यहाँ रखा है। अब मैंने क्या किया, इस पेन को बेटा यहां से यहां फोर्स लगा दिया, तो ये मूव आगे हुआ। तो बेसिकली जब ये यहां रखा था तो ये कौन सी पोजीशन में था? रेस्ट में था। जैसे ही मैंने इसको फोर्स लगाया, ये क्या हुआ? इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो बेसिकली फोर्स करता क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है ये भी सोचिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स इट ऑल्सो हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए कैसे। अब ये जो पेन है, अगर मैं बोल देती हूँ किसी को आपको अंडरस्टूड कराने के लिए कि मैंने इस पेन पे फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से पेन के अंदर क्या हुई? मूवमेंट हुई। अब अगर आप ये देख पा रहे हैं, मेरे फोर्स लगाने की वजह से पेन की मूवमेंट क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन अब पूरी हुई है। अगर मैं मूवमेंट बोल दूं तो सिर्फ कैसा है? मैं मैग्नीट्यूड बता रही हूँ कि मैंने फोर्स लगाया और उसकी वजह से इसमें क्या हुई? मूवमेंट हुई। लेकिन किस डायरेक्शन में हुई? पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हुई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई। तो ये सब थिंग्स भी क्या करती है? मैटर करती है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये हमारी फोर्स की प्योर एंड परफेक्ट डेफिनेशन, इसमें सब मेंशन कर दिया गया है। which cues or tends to cause a motion in an object, rest or change its tend to change the direction of motion. पहली बात तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था उसको मोशन में ले आया। सेकंड थिंग, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करते। नेक्स्ट देखिए, tends to change the size and shape of the object or changes or tends to change the speed of the object. जैसे ये रेस्ट में था, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उस पर हम और ज्यादा फोर्स लगा दे तो और ज्यादा स्पीड से जाएगा, तो उसकी स्पीड चेंज होनी। अब इसमें एक मेन जो वर्ड बीच में रह गया है, दैट इज साइज के बारे में। साइज के बारे में अगर आप सोचिए, आपके पास एक बैलून है और बैलून को अगर आप क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, कंप्रेस करते हैं। पहले ही अगर बैलून आप सोचिए आपका स्फेरिकल शेप का है, गोल गोल, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी शेप क्या हो रही है? ओवलेट हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, अंडाकार शेप ले रहा है वो। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर? उसकी शेप का चेंज होना। तो ये सब इफेक्ट, सब कुछ किसकी वजह से था? फोर्स की वजह से था। हाँ जी। अब फोर्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेटा, एक तो फंडामेंटल कैटेगरीज एंड ड्राइव्ड कैटेगरीज। फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, फंडामेंटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच नेचुरली एग्जिस्ट, सो दे एग्जिस्ट इन नेचर देयर ओन। बेसिकली जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम जैसे अब मैं इसको फोर्स लगा रही थी तो ये ड्राइव में अपनी मर्जी से फोर्स लगा रही हूँ ना, ये नेचुरली तो नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है, जो नेचुरली हो रहा होता है दैट इज योर फंडामेंटल फोर्स। हाँ जी, लेट्स डिस्कस अबाउट योर फंडामेंटल फोर्स। हाँ जी, इंटरेक्शन इन नेचर आर गवर्न बाय फोर फंडामेंटल फोर्सेस। तो बेसिकली जो नेचर के इंटरेक्शन है वो चार फंडामेंटल फोर्सेस पर डिस्कस करती है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल। हाँ जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने आपकी क्लास 9th में पढ़ा होगा होपफुली। अगर आपको कुछ उसके बारे में याद है तो, नहीं भी याद है तो फाइन, आई विल कीप यू रिमाइंडेड।
कैसे रिमाइंड करा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हुआ? ग्रेविटेशनल वर्ड से ही हमें कुछ याद आता है, समथिंग एप्पल, समथिंग ट्री, पेड़ से एप्पल नीचे गिरा। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरे यूनिवर्स पे वैलिड है, इसीलिए कैसा फोर्स है? यूनिवर्सल फोर्स है। और ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो इसकी डेफिनेशन पे जाइए, इट एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स सिंस मास इज इट सोर्स। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल में हम किसका रोल देखते हैं? मासिस का। तो हमने दो बॉडीज ली M1 और M2, उनके बीच का डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों के हम सेंटर टू सेंटर लेके चल रहे हैं, कि बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? यहाँ पे आर है। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। और आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज कैपिटल G, विच इज नोन एज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ जी, और जान लेते हैं हम इस फोर्स के बारे में। ये फोर्स कैसा है? फोर्स इज वीक बट वेरी लॉन्ग रेंज। पहली बात तो इस फोर्स बहुत ही वीक होता है, और दूसरा काफी लॉन्ग रेंज तक है, मतलब कि काफी दूरी तक ये फोर्स वैलिड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? दिस इज, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशनल फोर्स। मूव ऑन टू द अनदर फोर्स। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेम से ही लग रहा है कुछ तो इलेक्ट्रिक, कुछ तो मैग्नेटिक, कुछ तो है। दिस फोर्स इज ऑल अबाउट चार्जेस। ठीक है, तो ये फोर्स किसके बारे में? बेसिकली चार्जेस के बारे में है। दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो अब चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, विच इन सम वे टेल्स अस कि ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। हाँ जी, देखिए कैसे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स causes electric and magnetic effects such as repulsion between like electrical charges and interaction of a bar magnet। अब देखिए कैसे है इसे, हमने बताया कि चार्जेस के बीच में है, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। तो आपने क्लास 10th में चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, कि अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, धक्का लगाएंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली क्या है? जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्या करता है? रीजन होता है इसका। हाँ जी, इसके बीच में रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, ये जो फोर्स है ये काफी लॉन्ग रेंज है बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग फोर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स। तो ये काफी लॉन्ग रेंज फोर्स तो है, और लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या है? वीक है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एंड एक्ट ओनली बिटवीन मैटर कैरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये जो फोर्सेज है वो किसके बिटवीन है? वो चार्जेस के बीच में है। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से चार्जेस लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट, ये सब किसकी वजह से आती है? क्योंकि लाइट का भी कैसा नेचर है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं? दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर वे में मूव करते हैं। आई विल शो यू लाइट के केस में, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, अगर एक फील्ड ऐसे है, समथिंग मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फील्ड इससे क्या आएगा? ऐसे करके। दिस इज अ व्हाट दिस शोज, कि अगर एक आपकी लाइट कैसे जा रही है, अब समझने की कोशिश करना, मैं हैंड मूव से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। अगर एक आपकी लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका कैसे है बेटा? ऐसे ऐसे, वेव की तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे ऐसे। आप एक सांप की मूवमेंट को ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में, और अप डाउन कौन सी मूवमेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। योर नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बारी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। फोर्स के नाम में ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसीलिए इसके नाम में ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है। द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट वेरी शॉर्ट रेंज। पहली बात है, स्ट्रॉन्ग तो बहुत है लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियाइज ऑफ एटम टुगेदर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, न्यूक्लियाई ऑफ एटम टुगेदर, अगर आप एटम के अंदर, ठीक है, कैसा होता है एटम का स्ट्रक्चर बेटा? एटम में हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, यही लेते हैं हम।
तो आप सोचिए एटम के अंदर न्यूक्लियस क्यों, ठीक है, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियाई के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो उनको बाइंड करके रखता है। तो सोचिए इसकी रेंज कितनी है, बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है। इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव बट कैन बी इफेक्टिवली रिपल्सिव इन सम सर्कमस्टांसेस। बेसिकली वैसे तो क्योंकि ये बाइंड करके रखना है, बाइंड करने का काम कौन करेगा, जिसमें अट्रैक्शन की पावर होगी। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है, एक्सेप्शन केसेस। हाँ जी, तुम्हारा नेक्स्ट फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स? दिस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स है तो बहुत ही शॉर्ट रेंज का होगा, ठीक है, और ये भी कहाँ एग्जिस्ट करता है, विद इन न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। दिस फोर्स कम्स इनटू पिक्चर व्हेन वी टॉक अबाउट द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। हाँ जी, जब हम बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पढ़ना चाहेंगे तब जाके ये फोर्स आता है। तो हमारा पहला पॉइंट वही है, द वीक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूट्रिनो इंटरेक्शंस। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज, काफी छोटी रेंज होती है इसकी। नेक्स्ट, एज इट नेम इंडिकेट इट इज वेरी वीक, काफी वीक है ये। वीक क्यों है, तो ये आपके नाम में ही है इसकी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट, द वीक फोर्स क्यूजेस बीटा डीके। जैसे मैंने बोला रेडियो एक्टिविटी में काफी सारे, आप रेडियो एक्टिविटी भी आपकी क्लास 10th में थी बेटा, ठीक है। रेडियो एक्टिव में अल्फा डीके बीटा डीके सब प्रोसेसेस थे। तो बीटा डीके की का रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिख रखे हैं, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। अगर आप न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है विच इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो अब हमने एक टेबल क्रिएट करी है ताकि आप इन फोर्सेस को क्या कर सके, वन बाय वन रिवाइज कर सके, लर्न कर सके इफेक्टिव मैनर से। तो हमने ये टेबल का नाम रखा है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो हमने इसमें चारों टाइप के फोर्सेस आपकी इंक्लूड किए हैं, ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो देखिए अगर हम समराइज कर लेते हैं इस सारी टेबल को, तो ग्रेविटेशनल के अंदर कौन सा आपका पार्टिकल आता है, ग्रेविटेशनल के अंदर हम उन पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जिनमें क्या होता है, मास इन्वॉल्व होता है, और वो फोर्स कैरीज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ग्रेविटोन कहते हैं। येट नॉट ऑब्जर्व, मतलब अभी तक ये ऑब्जर्व नहीं किए गए, बट ऐसा माना गया, एजप्शन है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसी रेंज होती है, हमने बात की थी ग्रेविटेशनल के अंदर इनफाइनाइट रेंज होती है, बेसिकली की बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है। और अगर ये लॉन्ग रेंज है, जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वीक फोर्स को। वीक फोर्स के अंदर जो पार्टिकल्स गवर्न करते हैं दैट इज क्वार्क एंड लेप्टॉन। फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स को हम W प्लस W माइनस एंड जेड नोट से डिनोट करते हैं। और ये फोर्स कैसा है, वीक फोर्स है। तो विद इन देखिए न्यूक्लियर फोर्स है ये, तो ये कहाँ वेरी करेगा, न्यूक्लियस के अंदर, तो ये काफी ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो इसकी भी अगर स्ट्रेंथ हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिवली देखते जा रहे हैं कि इससे कम, इससे ज्यादा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, वीक फोर्स की होती है। नेक्स्ट वी विल सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है किसके बीच में लगता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, ठीक है। पार्टिकल्स जो फोर्स कैरियर्स पार्टिकल होते हैं वो फोटोन होते हैं। कैसी रेंज होती है इसकी, इनफाइनाइट रेंज होती है। और अगर हम रिलेटिवली स्ट्रेंथ देखें तो ग्रेविटेशनल और वीक फोर्स से इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स बेसिकली क्या करता है, अगर हम देखें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके फिर फर्दर डिविजन्स पे हम जाएं तो हम क्वार्क, एंटी क्वार्क, लेप्टॉन्स, मीजोन्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। जब एंटायरली आप काफी डीप स्टडी करेंगे तब। तो बेसिक पार्टिकल्स इसके होते हैं क्वार्क एंड ग्लूकोन, ठीक है। फोर्स कैरियर पार्टिकल आपका ग्लूकोन है, और ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है क्योंकि इसके नाम में ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी हैव एंटायरली डिस्कस अबाउट ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को याद रख लेते हैं तो आप सभी फोर्सेस की डिटेल समरीज को इजीली क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न भी रख सकते हैं। ओके बेटा।